हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 16 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक वीडियो शुरू करने से पहले कि मैंने अपने चैनल पर जब मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैंने एक गिव अवे प्राइज़ रखा है। ठीक है, 10,000 कैशबैक मैं आपको देना चाहता हूँ, 10,000 का गिव अवे देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के रिलेटेड और जीएस रिलेटेड और लॉ के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी equipped with expertise solely for the purpose of adjudicating environmental cases in the country. The decision of the NGT is binding on the parties unless they approach the Supreme Court in appeal. NGT cannot grant relief in the form of compensation and damages to affected persons. तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है देख लेते हैं हम। ए पार्ट आंसर है। ठीक है, ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, थर्ड गलत है। ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 2010 में हुआ था, एज पर द एनजीटी एक्ट। ठीक है, इज ए स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी equipped with expertise solely for the purpose of adjudicating environmental cases in the country। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया ही इसीलिए क्या था, इन्वायरमेंटल केसेस को एंटरटेन करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो इसलिए इन्वायरमेंटल केसेस को सेपरेट कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। द ट्रिब्यूनल इज टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस रेमेडी इन केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड other natural resources and enforcement of any legal right relating to environment। ठीक है, तो इसके पास ट्रिब्यूनल के पास पावर्स हैं। ठीक है, ये केसेस डील करता है, और कोई भी अगर लीगली कोई चीज़ करनी होती है, लीगली कोई भी ऐसी गाइडलाइन देनी होती है, तो ये ट्रिब्यूनल देता है। द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग, और इसके ऑर्डर जो होता है बाइंडिंग होते हैं। एंड हैज़ पावर टू ग्रांट रिलीफ, और ये कंपनसेशन भी दे सकता है अफेक्टेड पर्सनस को। द ट्रिब्यूनल हैज़ प्रेजेंस इन 5 जोन्स, 5 जोन्स में इसका प्रेजेंस है। कहाँ कहाँ पर? नॉर्थ में, सेंट्रल में, ईस्ट में, साउथ और वेस्ट में, मतलब सभी जगह पर इसका ऑल ओवर इंडिया इसका प्रेजेंस है। द प्रिंसिपल बेंच इज सिचुएटेड, प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है? नॉर्थ जोन में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है, ये आप याद रखेंगे। द डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल आर बाइंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया। द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स आर एनफोर्सिएबल एज द पावर्स वेस्टेड आर द सेम एज सिविल कोड। तो इसके पास बाइंडिंग पावर्स हैं। ठीक है, इसके ऑर्डर्स जो हैं बाइंडिंग है, और इसके पास पावर्स कौन सी हैं? सिविल कोड की पावर्स हैं। ठीक है, सिविल कोड की पावर्स हैं अंडर द सीपीसी एक्ट। और द ट्रिब्यूनल हैज़ पावर्स टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, ट्रिब्यूनल अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, मतलब उसने कोई डिसीजन दिया तो फिर किसी ने अपील कर दी, तो ट्रिब्यूनल अपने डिसीजन को दोबारा से रिव्यू कर सकता है। इफ़ दिस फेल्स द डिसीजन कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। और अगर जो प्लेंटिफ है वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके ट्रिब्यूनल के डिसीजन से, तो वो क्या करेगा, आगे अपील कर देगा। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन समय सीमा जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज़ की रखी गई है। ठीक है, द ट्रिब्यूनल इज़ एन ओपन कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स कैन बी अटेंडेड इन पर्सन। इट इज़ एन ओपन कोर्स। ठीक है, ओपन कोर्ट है, और इसकी प्रोसीडिंग्स जो है इन पर्सन आपको अटेंड करनी पड़ेगी। इन पर्सन होता है खुद। ठीक है, consider the following statements regarding the dispute resolution committee of the ministry of new and renewable energy। तो क्या है? dispute resolution committee of the ministry of new and renewable energy is tasked with resolving disputes between solar or wind power developers and NTPC or Solar Energy Corporation of India। The decisions of the DRC dispute resolution committee shall be binding on the parties and they can appeal only to the Supreme Court। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ए पार्ट है इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकंड सही नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है ऑफ द, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज टास्क्ड विद रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसके पास क्या पावर्स हैं कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है बिटवीन सोलर और विंड पावर डेवलपर्स एंड एनटीपीसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द कमेटी वाज फॉर्म्ड टू रिजॉल्व अनफॉर्सिंग डिस्प्यूट बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, उनके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इट कवर्स ऑल प्रोजेक्ट्स दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू और बाय द SCCI एंड NTPC। SCCI क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये पता चल गया आपको। फिर अगर DRC इज टू एग्जामिन ऑल सच केसेस, ठीक है, रेफर टू इट इंक्लूडिंग द केसेस वेयर द डेवलपर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ SCCI। अगर वो उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो DRC के पास जाएगा। एंड इट डिसाइड्स द अपील आफ्टर पेइंग द रिक्वायर्ड फी। फिर ठीक है, हाँ अपील हो सकती है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द DRC, ठीक है, along with MNRE's observations will be placed before the new and renewable energy minister for final decision, ठीक है। जब DRC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी रिकमेंडेशंस करेगी तो वो कहाँ पर जाएंगी, फाइनल अप्रूवल के लिए। फाइनल डिसीजन किसका होगा, मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। टू अराइव एट एनी डिसीजन, कमेटी क्या करेगी, द कमेटी विल बी फ्री टू इंटरेक्ट विद द रेलिवेंट पार्टीज ऑफ द केस एंड शैल रिकॉर्ड देयर व्यूज। नो लायर शैल बी परमिटेड टू प्रेजेंट द केस बिफोर द DRC, ठीक है। कमेटी यहाँ पर रूल्स कौन से फॉलो करेगी, नेचुरल जस्टिस के, ठीक है। वो दोनों पार्टीज को बुलाएगी, उनके व्यूज सुनेगी, और वकील की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। वकील प्रेजेंट नहीं कर सकता केस, वो अपने तरीके से कमेटी डिसाइड करेगी। दोनों पार्टीज के व्यूज़ कर सुनकर, मतलब पार्टीज खुद ही अपना केस वहाँ प्रेजेंट कर सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि ये जो है डील करता है विद द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूसेस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस of society for admission to central government run educational institutions and private educational institutions and for employment in central government jobs. It is not mandatory for the state to provide reservation in state governments run educational institutions or state government jobs. It amended article 15 and 16 of the Constitution of India. Which of these above statements are correct? तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो फ्रेंड है वो है डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दी गई और आर्टिकल 15 और 16 को अमेंडमेंट की गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला कि हमने लॉ बना दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहे जॉब में रिजर्वेशन दो, चाहे एजुकेशन में दो, ठीक है, चाहे दोनों में दे दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये पूरा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, ठीक है, आप देख लेंगे। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। तो उसका देखिए जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी इज द फर्स्ट, ठीक है, इज द फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू प्रमोट एंड एनहेंस कोऑपरेशन अगेंस्ट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रीकैप और इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द रीकैप। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है डी पार्ट, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं क्या, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इज द फर्स्ट रीजनल एनवायरनमेंट। ये फर्स्ट रीजनल एक एनवायरनमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है टू प्रमोट एंड एनहांस कोऑपरेशन अगेंस्ट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। ऐसा कि होता है ना, समुद्री अपने शिप्स जो हैं समुद्र में जब कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में अगर उनको कुछ डाकू या कुछ लुटेरे जो है रूट लेते हैं कुछ, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये आर्म्ड रॉबरी कोई कर लेता है तो उससे रिलेटेड एक ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है। द रिकैप एग्रीमेंट वाज लॉन्च इन, कब हुआ था लॉन्च, 2006 में, ठीक है, विद 14 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इंक्लूडिंग नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज। 14 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। इट हैज़ 20 कॉन्ट्रैक्ट नाउ, जब लॉन्च हुआ तब 2006 में, तब 14 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी। नाउ इट हैज़ 20 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, अब इसमें 20 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इंक्लूडिंग नॉर्वे, द नीदरलैंड्स, डेनमार्क एंड द UK, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। Some of its partners organizations include IMO, Interpol, IEC, Intertanko, IFC, etc. ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है।
Rice fortification is the practice of increasing the content of essential micronutrients in rice and to improve the nutritional quality, the look and taste of the rice. Consuming fortified food can also increase the content of vitamins in breast milk. In India, food safety and standards fortification of foods regulations set the standards for food fortification, distribution, sale and consumption of fortified foods. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी ऑनली, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट इसकी रॉन्ग है। चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ deliberately increasing the content of an essential micronutrients, that is vitamins and minerals, including trace elements in a food as to improve the nutrition quality of the food supply and provide public health benefit with minimal risk to the health। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि डेलिबरेटली, मतलब डेलिबरेटली उसमें जो अपनी फसल है, ठीक है, उसमें जो राइस है जैसे, तो उसमें किसी चीज़ को ऐड कर देना, ठीक है, ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स ऐड कर देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी जो फसल की क्वालिटी जो अच्छी होगी और सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन राइस एंड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द राइस, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन मैंने समझा दिया आपको कि विटामिन और मिनरल्स को मतलब ऐड करना, ठीक है, आर्टिफिशियली तरीके से। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मुलेटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन टू फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, नेमली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2016, ठीक है। तो FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको रेगुलेट करती है। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़, कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है फूड्स में, तो ये जो एसोसिएशन है ये इसमें अथॉरिटी इसमें रेगुलेशन देती है। दिस रेगुलेशन सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर फूड फोर्टिफिकेशन एंड एनकरेज द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। तो इसके अंडर आती है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, कैन बी एन एक्सीलेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ विटामिन्स इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, एंड दस रिड्यूसिंग द नीड फॉर सप्लीमेंटेशन इन पोस्टपार्टम वुमेन्स एंड इन्फेंट्स, ठीक है। तो जो भी मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जब उनका प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो अगर ये कहते हैं फोर्टिफिकेशन हम कर देंगे तो वो जो सीधे मिनरल विटामिन जो एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं बाद में बच्चे को किसी एक्स्ट्रा सोर्स से, आउटर सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से पिलाने पड़ते हैं, तो वो मदर के मिल्क में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका प्रोसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते जाएँ, और मैं कुछ नहीं चाहता, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आज की 17 अगस्त की वीडियो है वो भी आज मैं शाम को 4 बजे तक अपलोड कर दूँगा, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।